आज का न्यू टॉपिक है चालक स्थिर वैद्युतिकी। वैद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों को दो वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर है चालक और सेकंड नंबर है कुचालक। कुचालक को यहाँ पर विद्युत रोधी कहते हैं, अर्थात कुचालक अथवा विद्युत रोधी। तो हमें सबसे पहले चालक पढ़ना है और विद्युत रोधी पढ़ना है। तो चालक किसे कहते हैं सामान्यतः? जैसे कि अगर चालक को धारा के क्रम में पढ़ा जाए तो हम कहेंगे कि जिनमें धारा का प्रवाह होता है उसे हम चालक कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि आदि। अगर हम बात करें कुचालक अथवा विद्युत रोधी की, तो हम कहेंगे जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे कुचालक अथवा विद्युत रोधी कहते हैं। चालक और विद्युत रोधी को हमें आवेश के रूप में पढ़ना है, यानी आवेश के रूप में किस प्रकार से परिभाषित करें इसको, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में सबसे पहले बताया गया था कि जिसमें आवेश का प्रवाह संभव होता है या बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं वह चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, पारा इत्यादि धातुओं में चालक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होते हैं। अभी हम समझेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। जैसे कि हम चर्चा करें एक नाभिक की, कि नाभिक किस प्रकार से होता है। यहाँ पर एक नाभिक बनाएं जिस पर क्या होगा, जहाँ पर धनावेश की अधिकता होती है, किसी परमाणु में जहाँ पर धनावेश की अधिकता होती है उसे हम नाभिक कहते हैं। अगर हम नाभिक की बात करें तो ये नाभिक कई इलेक्ट्रॉनों से परिबद्ध रहता है। तो ये अंतः इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई एक बाह्य इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगाता रहता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं, जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन कहलाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसी के आधार पर हम देखेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। और एक यहाँ पर मिलेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसे भी देख लेते हैं। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन से बद्ध रहते हैं और बाह्यतम कक्षा में क्षीण रूप से बंधे होते हैं, यानी इनकी बहुत ही अल्प मात्रा चारों ओर कूलाम के नियम के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, वही होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन ही मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन ही मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि यह भी बाह्यतम कोश के लिए बताया जा रहा है और संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए भी बाह्यतम कोश के लिए बताया जा रहा है, और यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन को भी बाह्यतम कोश के लिए बताया जा रहा है। संयोजी इलेक्ट्रॉन को समझाने के लिए कूलाम के नियम के आकर्षण या प्रतिकर्षण का यहाँ पर अनुभव किया जा रहा है, और यहाँ पर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के द्वारा संयोजी इलेक्ट्रॉन को बताने के बाद यहाँ पर अब बताएंगे उदासीन क्या होता है। जैसे यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन उदासीन हो जाए, या नाभिक जो बल आपस में लगेंगे वो उसमें वैद्युत उदासीन कर देंगे। तो वैद्युत उदासीन, जब एक शब्द आएगा उदासीन तो हम समझेंगे उदासीन क्या होता है। तो जहाँ पर प्रोटॉन ई के पावर प्लस को बोलेंगे प्रोटॉन, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है वहाँ पर हम कहेंगे कि यह उदासीन, यानी कैसा उदासीन हो जाता है, वैद्युतीय उदासीन हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर एक प्रोटॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन 1 - 1 हो जाएगा 0। यही कंडीशन, यही घटना क्या कहलाती है कि वैद्युत जो है वो उदासीन गुण उत्पन्न कर रहा है। चलिए देखते हैं चालकों तथा विद्युत रोधी पदार्थों का। हमने कहा चालकों जिसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं या बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं वह चालक कहलाते हैं। और जिनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर यह कह सकते हैं कि आवेश वाहक गतिमान
नहीं होते हैं वह कहलाते हैं विद्युत रोधी। चालकों में गतिशील वाहक होते हैं, आवेश वाहक होते हैं। धात्विक चालकों में ये वाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में जैसे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन को बता दिया गया कि जो नाभिक में परमाणु में इस प्रकार से बंधा रहेगा, जो वाह्यतम कोश में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा अर्थात कूलाम के नियम का पालन करेगा, वही इलेक्ट्रॉन वाह्यतम इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और वो कह रहे हैं कि वह बाह्य इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से अलग होकर के जो भी नाभिक की संरचना की जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से ऐसे बद्ध कर दिए जाएं, वाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अलग होकर गति करने के लिए मुक्त होते हैं, अर्थात वही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? अगर गति करने के लिए मुक्त हो रहे हैं तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर गति करने के लिए मुक्त होते हैं, परंतु धातु से मुक्त नहीं हो सकते। धातु से मुक्त न होने का आशय यह है कि यह इसी नाभिक के चारों ओर क्या करते रहेंगे? चक्कर लगाते रहेंगे, अर्थात इसी से बद्ध रहेंगे। ऐसा नहीं है कि यह बाहर निकल जाएंगे। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन एक गैस की भांति, गैस की भांति का आशय है कि गैस के जो छोटे छोटे अणु होते हैं जो गति करते रहते हैं, जिग जैग ब्राउनी गति आपने पढ़ा होगा। इस प्रकार से अगर रखा जाता है गैस के अणु को, तो जो इस प्रकार से गति होती है, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन को परिभाषित करने के लिए कहा जा रहा है कि एक गैस की भांति आपस में परस्पर आयनों से टकराते हैं तथा विभिन्न दिशाओं में यादृच्छिक गति करते हैं। किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में ये क्षेत्र की दिशा के विपरीत बहते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या रहेंगे? हमेशा विपरीत रहेंगे। अर्थात नाभिकों के इस प्रकार धन आयन तथा परिबद्ध इलेक्ट्रॉन अपनी नियत स्थिति से दृढ़ रहते हैं। अपघटनी चालकों में धनायन तथा ऋणायन दोनों ही आवेश वाहक होते हैं। तो ये है चालक स्थिर वैद्युतिकी की घटना। इसमें हमें सिर्फ यही जानकारी प्राप्त करनी है कि स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत चालक का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो हमने देखा कि चालक हो या विद्युतरोधी हो, दोनों आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन के रूप में कार्य करते हैं। चालक आवेश वाहक के अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो यह आवेश वाहक के रूप में कार्य करता है तो चालक कहलाता है। अगर आवेश वाहक के रूप में कार्य नहीं करता है तो विद्युतरोधी पदार्थ कहलाता है। जो वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है वह अलग होकर के गति करने लगता है, जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और साथ में कहा गया कि ये इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर की गति करने के लिए मुक्त होते हैं। चालक स्थिर वैद्युतिकी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम पढ़ करके ही आगे संधारित्र के विषय में या इसके आगे जो भी कुछ भी हेडिंग आएगा उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसे याद करिए कि चालक के भीतर जो भी चालक हो, चालक के आधार पर जैसे कि चालक में क्या हो सकता है? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, पारा इत्यादि, ये सभी चालक के यहाँ पर व्यवहार उत्पन्न करेंगे। किसी उदासीन, हमने उदासीन को बताया कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है वहाँ पर वैद्युत उदासीन होता है, वहाँ पर उदासीन का गुण उत्पन्न होता है। यहाँ पर कहा गया किसी उदासीन अथवा आवेशित चालक पर विचार कीजिए, और विचार किसके आधार पर करना है? स्थिर वैद्युत क्षेत्र के आधार पर विचार करना है। स्थैतिक स्थिति में, स्थिर स्थिति में जब चालक के भीतर अथवा उसके पृष्ठ पर कोई विद्युत धारा नहीं होती तब चालक के भीतर हर स्थान पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यह कहा जा रहा है स्थिर स्थैतिक स्थिति में कि चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड में कहा जा रहा है कि आवेशित चालक के पृष्ठ पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर विद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होना चाहिए। यानी जैसे कि माना जाए कि यह कागज का तल है तो जो भी विद्युत क्षेत्र होगा वो इसके क्या होगा? लंबवत, अर्थात 90 अंश का होना चाहिए। यदि वेक्टर ई पृष्ठ के अभिलंबवत नहीं है तो उसका पृष्ठ के अनुदिश कोई शून्येतर घटक होगा। शून्येतर घटक कोई हम मान लेंगे, जैसे एकांक सदिश, जिसका एकांक सदिश अभिलंबवत है उसे हम n कैप के रूप में मानते हैं। तब
पृष्ठ के मुक्त इलेक्ट्रॉन पृष्ठ पर किसी बल का अनुभव करेंगे शून्येतर घटक के मानने पर, और क्या करने लगेंगे, और गति करेंगे। अतः स्थैतिक स्थिति में वेक्टर ई का कोई स्पर्श रेखीय घटक नहीं होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन या कोई दूसरा धातु यहाँ पर रखा जाए, सिर्फ जो कुछ भी है वो इस तल के अभिलंबवत रहेगा, तो विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ पर और चालक के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर स्थिर विद्युत क्षेत्र अभिलंबवत हो जाएगा या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं किसी आवेशित चालक पृष्ठ पर स्थिर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के हर बिंदु पर पृष्ठ के अभिलंबवत होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता है। इसमें अतिरिक्त यानी कि वाह, जैसे कि वाह नाभिक में वाह इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं, उदासीन इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि स्थैतिक अर्थात स्थिर स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर यानी भीतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता है। जैसे कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो स्थैतिक स्थिति में अतिरिक्त आवेश केवल उसके पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। जैसे कि हमने रैखिक आवेश और पृष्ठीय आवेश और आयतन आवेश घनत्व चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। यह गाउस के नियम से स्पष्ट है कि चालक के भीतर किसी यादृच्छिक आयतन अवयवी पर अगर विचार करें तो आयतन अवयवी को परिबद्ध करने वाले किसी बंद पृष्ठ यश से स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इस प्रकार यश से गुजरने वाला कुल फ्लक्स शून्य है। गाउस के नियम के अनुसार यश से परिबद्ध कोई नेट आवेश नहीं है, परंतु पृष्ठ एस को आप जितना छोटा चाहें उतना छोटा बना सकते हैं। इनका आशय यह है कि जैसे हमने गाउस के नियम के अनुप्रयोग में पढ़ा है कि गोलीय खोल के कारण 3 प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। जैसे एक गोलीय खोल या गोलीय कोष बनाया जाता है तो यहाँ पर पूछा जाता है कि अगर यहाँ पर आवेश की मात्रा को वितरित किया जाए तो इसके पृष्ठ पर ही आवेश की मात्रा वितरित होगी, और इसके आधार पर एक हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो यहाँ से यहाँ की दूरी स्मॉल और यहाँ से यहाँ की दूरी कैपिटल आर मान करके इसको जब हल किया गया था तो यहाँ के लिए एक व्यंजक स्थापित हुआ था और यहाँ के लिए व्यंजक स्थापित हुआ था, और यहाँ पर इसके भीतर यानी इसके पृष्ठ के अंदर कोई भी विद्युत फ्लक्स का मान, कोई भी विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त नहीं हुआ था। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका अभिप्राय चालक के भीतर कोई नेट आवेश नहीं है। अगर तथा यदि कोई अतिरिक्त आवेश है तो उसे पृष्ठ पर विद्यमान होना चाहिए। जैसे कि आवेश है तो पृष्ठ पर आवेश को वितरित किया गया है तो वह पृष्ठ पर ही विद्यमान है, ना तो इसके अंतर्गत आया है, और गाउस के नियम के आधार पर यहाँ पर एक आकार की कल्पना कर ली गई है। नंबर 4 में कहा जा रहा है कि चालक के समस्त आयतन में स्थिर विभव नियत रहता है। स्थिर विद्युत विभव नियत रहेगा तथा इसका मान इसके पृष्ठ पर भी समान होता है। चालक के भीतर अथवा उसके पृष्ठ पर 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर नहीं होता है। यदि चालक आवेशित है तो चालक के पृष्ठ पर अभिलंबवत विद्युत क्षेत्र होता है। जैसे कि इसमें कहा गया कि चालक कैसा होना चाहिए, जो कुछ भी रहना चाहिए स्थिर विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत होना चाहिए। तो चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत विद्युत क्षेत्र होता है। इसका आशय यह है कि चालक के पृष्ठ के किसी बिंदु पर विभव चालक के तुरंत बाहर बिंदु के विभव से भिन्न होगा। तो चालक के समस्त आयतन में स्थिर विभव नियत रहता है। नेक्स्ट नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 है आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और अभिलंबवत के लिए एकांक सदिश एन कैप का प्रयोग किया गया। यहाँ सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व तथा एन कैप पृष्ठ के अभिलंबवत बहिर्मुखी दिशा के एकांक सदिश हैं। अब इस परिणाम को यहाँ पर इस प्रकार से आकृति में गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करके माना गया है कि एक आवेशित चालक है। ये देखिए यहाँ पर आवेश दिया गया है, एक आवेशित चालक है जिसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के लिए यहाँ पर एक समीकरण का व्युत्पन्न करना है जो कि E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट एन कैप है। सबसे पहले इसके परिणाम के लिए हमने एक बेलनाकार यहाँ पर आकृति ली है और इस पर आवेश की मात्रा से वह विद्युत क्षेत्र E आरोपित किया गया है। अब यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व उत्पन्न होगा क्योंकि आकार कैसा है, यहाँ पर कह सकते हैं कि आकार है एक गोलाकार।
तो पृष्ठीय आवेश घनत्व इसका सिग्मा लिया गया है। अब सिग्मा दो प्रकार से हो सकता है। अगर सिग्मा का मान ग्रेट होगा 0 तो सिग्मा यहाँ पर कहा जाएगा कि धनात्मक है। अगर सिग्मा का मान लेस होगा यानी 0 से लेस होगा तो यहाँ पर कहा जाएगा कि जो वैद्युत फ्लक्स का मान निकलेगा वो ऋणात्मक रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से गाउस के नियम का अनुप्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले पृष्ठ के किसी बिंदु P पर गाउसीय रूप को चुनिए। यहाँ पर एक कोई भी कण कहीं पर P मान लीजिए, यहीं पर P मान लेते हैं और एक गाउसियन पृष्ठ की यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ, यह आकृति कैसी है? गाउसियन पृष्ठ। गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक सूक्ष्मतम अवयव डेल्टा S मिलता है। हमने बताया था कि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र E हो साथ में डेल्टा S मिल जाए तो यह उत्पन्न करता है वैद्युत फ्लक्स। या कहा गया था स्केलर गुणन E डॉट डेल्टा S को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा में बताया गया। तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू E डॉट, सबसे पहले डेल्टा S, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद यहाँ पर जो गाउस का कल्पना करें हैं, गाउस से आकृति की जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एक गाउस की कल्पना करने पर आता है। तो गाउस का नियम क्या होता है? गाउस का नियम होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की अगर तुलना करें तो यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू फाई के स्थान पर रख दिया गया ये, और ये हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यहाँ पर हम लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो सिग्मा के लिए क्या होता है? यहाँ पर लिखेंगे कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान एस, और जहाँ पर एस है वहाँ पर प्रयोग किया गया है डेल्टा एस का। तो यहाँ पर अपान 1 करेंगे और क्यू का 1 में मल्टीप्लाई क्यू करेंगे और सिग्मा का कर देंगे तो क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू डेल्टा एस हो जाएगा। तो जहाँ पर Q है वहाँ पर सिग्मा इंटू डेल्टा एस रखते हैं। तो ये हो जाएगा E इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू। क्यू का मान हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में रखना है, तो Q के स्थान पर हो जाएगा सिग्मा इंटू डेल्टा एस अपान एप्सिलॉन नॉट। तो डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल आउट हो जाएगा। E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और यही हमें सिद्ध भी करना था कि आवेशी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। जहां पर एन कैप हम पहले पॉइंट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि आवेशी चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो कुछ भी रहे वह लंबवत होना चाहिए। तो लंबवत की स्थिति के लिए यहाँ पर अगर हम सदिश रूप में इसको लिखेंगे तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट एन कैप लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, पांचों पॉइंट सिर्फ आप याद रखिए कि इसका मतलब क्या है। जैसे समझाया गया कि चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अब यह समझाने के आधार पर सब पता चल चुका है किस प्रकार से स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। आवेशित चालक के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होना चाहिए, जैसे कि अभी न्यूमेरिकल में बता ही दिया गया। स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता है। नंबर 4, चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है तथा इसका मान इसके पृष्ठ पर भी समान होता है। इसी प्रकार से नंबर 5 में तो प्रूफ ही करना है कि आवेशित चालक के पृष्ठ पर हमेशा E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, जहां पर एन कैप ये बताता है कि यह वह विद्युत क्षेत्र जो है स्थिर वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत है।